बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 अप्रैल है, साल 2021। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर तहरीरी फैसले ने सबको चौंका दिया है। कौमी चोर को जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस गोराल इस पूरे मामले पर डट गए हैं। इसकी डिटेल आज वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। ब्यूरोक्रेसी ने साबिक CCPO उमर शेख के खिलाफ क्या इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। CCPO उमर शेख, आपको इल्म है कि पुलिस का एक ब्रांड है और जिस तरीके से वो लाहौर के CCPO बने, माफिया को उन्होंने ललकारा, पुलिस की पुलिसिंग का कंसेप्ट दिया और लोगों की वो आवाज बने और लोगों ने समझा कि वाकई एक ऐसा शेर दिल ऑफिसर आया है जो पुलिस के साथ साथ बाकी माफिया को भी लगाम डालेगा और एक आम गरीब आदमी की सुनी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जहां पर इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी का हसार हो, वो अपने आप को महफूज नहीं रख सके और कुछ लोग मुबैना तौर पर एक कब्जा माफिया पर जब उन्होंने 56 कनाल जमीन पर हाथ डाला तो वो कब्जा माफिया वजीर आजम हाउस और वजीर आला हाउस तक बड़ी पजीराई रखता था। ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनके लंबे हाथ थे और वो उमर शेख को CCPO की जिम्मेदारी से हटाने के अंदर कामयाब हो गए। अब मामला ये बना कि ऑलरेडी उनकी प्रमोशन एक मरतबा नहीं हुई। जब बोर्ड बैठा तो वो उसने प्रमोशन नहीं की थी और इसके साथ ही 1 साल से भी कम अरसे के दौरान एक दोबारा जो प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ और उसके अंदर उन्होंने फैसला किया है कि CCPO उमर शेख जो थे, यानी अब तो वो CCPO नहीं है, उनको यहां से जिम्मेदारी से सुपरसीड किया जाए। और 2 मरतबा एक लॉ है 2019 का, जब कोई 2 मरतबा सुपरसीड हो जाता है तो उसके बाद उसको जबरी रिटायर कर दिया जाता है। और ये असल में प्लानिंग नजर आ रही है कि उमर शेख को फौरी तौर पर जबरी रिटायरमेंट की लिस्ट के अंदर डाला गया और उनको जबरी तौर पर रिटायर किया जाए। अब इस हवाले से उनका मौकफ ये है उमर शेख साहब का कि बेशक ये लॉ दुरुस्त है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे लोग हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, यानी जिन्होंने प्ली बार्गेन नैब से की है। इस वक्त के सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो इस पूरे मामले को हेड कर रहे हैं वो भी प्ली बार्गेन किए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं, वो भी प्ली बार्गेन कर चुके हैं। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी कन्विक्टेड थे, जिनकी इंक्वायरीज के अंदर उनके जराइम साबित हुए, वो आज बैठकर अगर ये फैसला करेंगे कि ये हमने अपनी जो मुखालफ ज़ेन का बंदा है उसको हमने यहां नहीं रहने देना, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो कहते हैं कि मुझे कानून के हवाले से कोई एतराज नहीं है, कानून जो है बेशक आप उसको इंप्लीमेंट करें, लेकिन इस हवाले से एक तो उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया है, यानी नोटिस दिया है वहां जो महकमे के बोर्ड के लोग हैं, और दूसरा उनका कहना यह है कि मेरी ऑलरेडी लाहौर यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अपील चल रही है, दरखास्त पर समाअत हो रही है और साथ ही एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो जब मामला कोर्ट के अंदर सब जो डाइस होता है तो इस दौरान ये दोबारा बोर्ड के इजलास के अंदर मुझे 1 साल के अंदर ही रूल्स की वायोलेशन करके वो घर भेजने का जो जबरी प्लान है ये इलीगल है और ड्यू लॉ प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया जा रहा और ये जुल्म और ज्यादती है सिर्फ इस वजह से कि मैंने चंद लोगों को हथकड़ियां लगाई, मैंने अवाम की जंग लड़ी, मैंने असल मसाइल जो है उनको उजागर किया। वजीर आजम को मैंने गाइड किया कि अगर आप इन तमाम शोबाजात के अंदर इस्लाहात चाहते हैं तो उसका हाल यही है कि ये बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इस मुल्क के पूरे निजाम को जकड़ा हुआ है और आपस के अंदर ये ग्रुपिंग बनाकर बैठे हुए हैं और खास एजेंडे पर ये चलते हैं और आज भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की उनमें से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी उनका कहना है कि मुझे सजा दी जा रही है। बहरहाल ये बड़ी एक अजीब बात है। आम आदमी जब देखता है कि एक ऐसा शख्स जिसने अच्छे तरीके से एक कोशिश की और फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे आप ग्राउंड दीजिए कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया कि जिस वजह से मेरी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने बताया जी आपको 3 महीने लाहौर का CCPO रखकर जो है वो दोबारा तब्दील किया गया, लिहाजा ये आपकी बहुत ही बुरी कारकर्दगी है। बहरहाल ये चीजें इस वक्त जो पूरा सिस्टम है वो यरगमाल है और अल्लाह करे कि वो वक्त आए जब पाकिस्तानी कौम का शऊर बेदार हो और जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो एक मोनोपोली बनाई गई है उसको भी तोड़ने के अंदर अगर कामयाब ये हुकूमत हुई तो फिर ही इस मुल्क का असल निजाम जो है वो तब्दील होगा। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ के मामले पर। शहबाज शरीफ का जो मामला है वो बड़ा सीधा है। आपको इल्म है कि जब पहले दिन उनकी दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल हुए, फैसला महफूज हुआ और जब फैसला सुनाया गया तो ऐलान यही हुआ
کہ جناب ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی مچل کے 50-50 لاکھ کے 2 دینے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن پھر یہ معاملہ رک گیا اور اس وقت یہ تھا کہ شاید جج صاحب جو ہے ان کی ٹرانسفر ہوئی ہیں کچھ ججز کی اور اس بنا پر وہ دستخط ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن معاملہ بعد ازاں کھلا لیکن ٹی وی چینلز پر نہیں آیا، متضاد خبریں آتی رہی۔ جیو اور جنگ نیوز اس حوالے سے خبر دیتا رہا کہ یہ صرف جج صاحب وہاں موجود نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے، جبکہ باقاعدہ یہ ضمانت منظور ہو چکی ہے، ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی منظور اپرووڈ یہ جو بیل ہے یہ باقاعدہ لکھا گیا، لیکن بعد ازاں اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب معاملہ سارا جو ہے وہ کھل گیا ہے، اگرچہ 2 دن پہلے ایکسپریس نیوز کے ایک نمائندے نے زبردست طریقے سے اشفاق صاحب نے یہ سٹوری کر دی تھی اور ہیڈ لائن تھی کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت رک گئی ہے، یعنی ضمانت کا معاملہ رک گیا چونکہ جج جسٹس اسجد جاوید گرال اس معاملے کے اندر ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک قومی چور ڈاکو لٹیرا ہے، اس کی باقاعدہ جو پروف ہیں، جو سفیشینٹ ایویڈنس صفحہ مثل پر موجود ہے کہ اس شخص نے کرائم کیا ہے، ٹیٹیز اس کے نام پر آئی ہیں، اس کے ملازم جس طریقے سے بے نامی طور پر ان کی جائیدادوں کے مالک ہیں اور جہاں جس طرح کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت ہیں، اس کی بنا پر اس پورے معاملے کو اصل جو ہیڈ کرنے والا شخص ہے وہ شہباز شریف ہے، اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا تحریری فیصلے کے نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اب شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ شہباز شریف کی ضمانت ایک جج نے منظور کی اور ایک نے مسترد کر دی ہے، جس کے بعد ان کی ضمانت کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ اب فیصلہ ریفری جج کریں گے اور ریفری جج آپ کو بتا دوں کہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ ایک جج کی طرف یہ معاملہ بھیجیں گے ہائی کورٹ رولز کے مطابق، اور وہ جج صاحب دوبارہ اس کیس کی یعنی درخواست ضمانت کی سماعت نہیں کریں گے، بلکہ جو اس وقت تک ایویڈنس دلائل وہ آلریڈی آ چکے ہیں اس کی بنا پر دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے ریکارڈ آپ کو علم ہے کہ زبردست ہے۔ اب جو بھی ریفری جج ہوں گے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو اس وقت بات کریں گے، لیکن اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہوا ہے اور جو معزز ججز ہیں ان کے درمیان بڑا سیریس قسم کا اختلاف واقع ہوا ہے اور ایک جج صاحب کو بہت زیادہ جلدی لگ رہی تھی درخواست ضمانت کو پر دستخط کرنے کی اور یہ چیز دینے کی۔ میں دونوں موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگرچہ یہ معاملہ آ چکے تحریک لبیک کے آپ کو علم ہے جس طرح کے ڈیولپمنٹس وہاں پر لاہور میں آئی ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے لیٹ لا رہا ہوں۔ شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست پر جسٹس اسجد جاوید انہوں نے اختلافی نوٹ دیا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اندر جلد بازی کی گئی ہے فاضل جج کی طرف سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ معاملہ بھجوا رہا ہوں، ریفری جج نامزد کیا جائے گا اور ہم نے ضمانت مشاورت سے منظور کی تھی۔ یہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں ان کا موقف ہے اور جسٹس اسجد جاوید نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق جسٹس سرفراز نے لکھا کہ شہباز شریف آشیانہ کیس میں گرفتار تھے، انہیں اساسہ کیس میں کیوں گرفتار نہیں کیا گیا یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ نیب نے انکوائری التوا میں کیوں رکھی، ایک بھی ٹرانزیکشن شہباز شریف کی اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی۔ نیب نے مانا کہ شہباز شریف کی شریک ملزمان کے نام پر ٹیٹیز آئی تو جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے لکھا کہ شہباز شریف کے شریک ملزمان کے خلاف کیس چل رہا ہے، شہباز شریف کو پہلے بھی ہائی کورٹ سے ضمانت ملی، ہائی کورٹ نے نام ECL سے نکالنے کا بھی حکم دیا، وہ بیرون ملک میں گئے مگر واپس بھی آئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹرائل سے بچنا نہیں چاہتے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہیں آئینی ذمہ داری ادا کرنی ہے، کسی بھی ملزم کو لامحدود قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے جو وکلاء کے دلائل تھے وہ معزز جج جو ہیں ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے انہی کو قبول کیا ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے درخواست کے اندر، چونکہ ان کی کینسر کے مریض بھی ہیں، 70 سال سے زائد عمر بھی ہے، پھر اپوزیشن لیڈر ہیں، انہیں ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ٹرائل سے وہ بھاگ نہیں رہے، آلریڈی وہ بیرون ملک سے ٹرائل فیس کرنے کے لیے واپس آ گئے تھے۔ تو یہ سارے جو دلائل اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ نے دیے اسی کو ایڈمٹ کیا ہے معزز جو جج ہیں سرفراز ڈوگر صاحب نے۔ لیکن جسٹس اسجد جاوید گرال نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے عدالت میں ضمانت مسترد کرنے کا کہا تھا، چیمبر میں بھی ضمانت مسترد کرنے کا اندیا دیا، لیکن ساتھی جج نے اپنے طور پر ضمانت منظوری کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ضمانت دینے سے میرے صاف انکار کے باوجود کیا گیا۔ چند منٹس میں معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے علم میں لے آیا تھا اور فاضل جائی نے اس معاملے کے اندر جلدی کی ہے، یہ بات جسٹس اسجد گرال صاحب نے کہی ہے اور جسٹس اسجد صاحب نے لکھا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے شارٹ آرڈر لکھ کر مجھے دستخط کے لیے بھجوا دیا،
शॉर्ट आर्डर नहीं बनता था। ये अफसोसनाक वाकया है, इसकी अदालती तारीख में मिसाल नहीं मिलती। डिवीजन बेंच सरबराह सीनियर साथी से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। यानी अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना सीरियस इल्जाम उन्होंने लगाया है फाजिल जस्टिस सरफराज डोगर पर कि उनको इस शरीफ यानी शहबाज शरीफ की दरखास्त की कैसी जल्दी है कि मेरे इख्तलाफ करने के बावजूद उन्होंने इस तरीके से शॉर्ट आर्डर लिख करके जमानत ग्रांट की जाती है, तो उसके तरीके से उन्होंने जल्दी जल्दी भेज दिया है। और इधर वो कहते हैं कि उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा है। अब जो ये जस्टिस असजद गुराल जिन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने किस ग्राउंड पर ये जमानत मुस्तरद करने की बात की है वो बड़ी आम है। उन्होंने कहा है कि गवाहान से के बयानात से जाहिर होता है कि शहबाज शरीफ इस मामले में मुलव्वस हैं। उन्होंने जाली टीटीज बैंक अकाउंट से जायदादें बनाई। शहबाज शरीफ ने खानदान और बेनामी दारों के नाम पर जायदादें बनाई। शहबाज शरीफ की असास से उनके मालूम ज़राए से मुताबिकत नहीं रखते। शवाहिद हैं जो शहबाज शरीफ के जुर्म में मुलव्वस होने का इशारा करते हैं। इन शवाहिद की रोशनी में शहबाज शरीफ जमानत की रायत के हकदार नहीं है, इसलिए उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाती है। अब जस्टिस सरफराज डोगर ने 10 सफ़हात पर अपना फैसला तहरीर किया है, जिसके अंदर दलाइल दिए हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ की जमानत बनती है। और जस्टिस असजद साहब ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया और उन्होंने ये दलाइल दिए हैं जो दलाइल सुनने के बाद अखज़ किया है। यानी नून लीग के जो वकील थे शहबाज शरीफ के और दूसरी तरफ जो नैब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी थे, उनके दलाइल सुनने के बाद और जो एविडेंसेस पेश की गई उस मामले पर उन्होंने अपने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल वजूहात तहरीर की हैं कि क्यों इनकी दरखास्त जमानत को मंजूर नहीं किया जाता। अब इस पूरे मामले के बाद जो कुछ तबका मलामतिया के सहाफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग वो इसको और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जमानत तो मंजूर हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर शायद इमरान खान ने या किसी एजेंसी ने या किसी ने उनको फैसला जो है वो डाइवर्ट करने का कहा है। चूंकि उस मौके पर अब जो जस्टिस असजद हैं उनका कहना है और वहां पर जैसे पता चला कि जो हरकारा होता है जिसने आवाज देनी होती है उसने वहां पर जमानत ग्रांटेड कह दिया और उसके बाद तमाम जो लोग थे नून लीग के वो अपने आप को मुबारकबादें देने लगे, मिठाइयाँ तकसीम होने लगी और ये सारा मामला जल्दबाजी के अंदर किया गया। लेकिन मामला असल में कुछ और निकला और 2-3 दिन मुतज़ाद खबरें आती रहीं और हम भी जो खबरें आती रहीं, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने जियो न्यूज़ की एक खबर पर आपके सामने वो पढ़कर सुनाई थी, लेकिन मामला सारा जो है वो उलट गया है। अब यहाँ पर जो है हमने देखा है कि इस वक्त तबका मलामतिया और नून लीगी लोग वो चीखो पुकार कर रहे हैं, वो इदारों को ब्लेम कर रहे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस असजद जावेद गुराल, मैं उनकी अदमत को इसलिए सलाम करता हूँ कि माफिया के खिलाफ अक्सर फैसले कम आते हैं क्योंकि इनका बड़ा थ्रेट होता है। ये जिस तरह हमेशा पुलिस अफसरान को थ्रेट करते हैं और आपने गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह की जबान देखी, इससे पहले निहाल हाशमी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी। इसी तरह पूरी नून लीग और नवाज शरीफ बैरून मुल्क से बैठकर धमकियां देता है। इन धमकियों के और बदमाशिया के माहौल के अंदर इन चोरों डाकुओं के खिलाफ फैसला देना ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। लेकिन अब देखना यह है कि ये मुअज़्ज़ज़ जज ने एक फैसला दिया है, रेफरी जज की तरफ फैसला जाएगा और उसका फैसला भी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, तो मुमकिन तौर पर शायद उसकी जमानत हो जाए। शहबाज शरीफ की तो ज्यादा मेरा ख्याल है जस्टिस जो असजद गुराल हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया है और जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उन्होंने भी यकीनन नेक नियति के साथ फैसला किया होगा। बहरहाल ये पूरा मामला एक मरतबा उलट गया है और जंजीरे अदल एक मरतबा हिल गई है। तहरीरी फैसला आने के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई है उसके बाद जो चीखें हैं वो सुनने के काबिल हैं और मुख्तलिफ तरह के इल्जामात का सिलसिला वो भी शुरू है। बहरहाल इस मामले को भी हमने देखना है और CCPO उमर शेख उनका मामला जिस तरह मैंने बयान किया वो एक ज़हर है, उनका मौक़िफ़ मैंने लेने के बाद बयान किया और अगर कोई इसके अलावा मौक़िफ़ हो किसी का और मैंने किसी के ज़्यादा खिलाफ बात अगर नाजायज़ की है तो वो मुझे अपना मौक़िफ़ दे सकता है। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।